पिछली जो क्लास थी उसमें हमने शुरू किया था लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करके हमने सेंटेंस तक ला के छोड़ा था और आपने ये क्लियर किया था कि जो किसी भी लैंग्वेज की कंप्लीट यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज की कंप्लीट यूनिट क्या होती है, वो होता है सेंटेंस। तो हम आगे की क्लास शुरू करते हैं और सेंटेंस को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो जो हल्का फुल्का नॉलेज है वो आप इसके बारे में जानते हैं कि सेंटेंस है वो कंप्लीट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की। अब बात ये आती है कि सेंटेंस बनता कैसे है, यानी क्रिएशन, निर्माण, बनाना, ये कैसे होता है, कोई सेंटेंस कैसे बनती है। तो सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो ग्रामर के अनुसार कुछ एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो इंग्लिश का जो एलिमेंट होते हैं वो मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट है मान लो कोई भी हमें बनाना है कोई सामान, तो उसको बनाने में जो जो चीजें चाहिए उनको एक नाम दे रखा है, एलिमेंट है ना। साइंस के बच्चे को समझ रहे होंगे कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व होता है, ठीक है। और अपना ध्यान के आर्ट आगे में ध्यान रख रहा है कि कोई भी सामान आपको बनावा जिंदगी की चीज लाने बिना शुद्ध भाषा में खिलाना भाषा में का एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आप सेंटेंस बना रहे हो, सेंटेंस के लिए आपको चाहिए 4 एलिमेंट। गुड, शाबाश। कौन सा बता रहा है? हाँ, शाबाश, गुड। तो हमें 4 मेन एलिमेंट चाहिए किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। तो उन 4 एलिमेंट को नाम दिए गए हैं। ये एस से रिप्रेजेंट हो रहा है सब्जेक्ट। एच भी अच्छे से जानते हो, हेल्पिंग वर्ब होती है, बहुत बार सुना भी होगा और रटा भी होगा इसको। ये जो थर्ड जो एलिमेंट है उसको कहते हैं मैन वर्ब। फिर ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, सीधा सीधा याद रह जाएगा। ज्यादातर बच्चे अच्छे से रट रखा होगा कि एलिमेंट होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन और ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में रखा जाता है, यही सेंटेंस की क्रिएशन होती है। अब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के बाद एक प्लस का निशान और लगा रखा है ना। तो इसका मतलब सेंटेंस का ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट आने के बाद सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आप एलिमेंट रख सकते हैं, आप सेंटेंस में आगे चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कहां तक जाएगा? ऑब्जेक्ट तक जाएगा। फिर आगे यदि आप जोड़ते हो तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? अदर वर्ड। क्या कहलाएंगी? अदर वर्ड, ठीक है। 4 तो हो गए मेन एलिमेंट, और 4 एलिमेंट के बाद में आगे आपको कुछ जोड़ना है तो वो क्या कहलाएगा? अदर वर्ड, ठीक है। अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, खास तरीके से लड़कों को। देखो, 4 चीज याद रख, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी है वो क्या है? अदर वर्ड है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद कुछ जोड़ रखा है तो वो क्या है? अदर वर्ड, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लो भैया एक बारात है, क्या है? हाँ, ये मंडल चालू कर रहा है, राज्य ने क्या है बारात का नाम। फिर अब इस बारात में कौन कौन है, ध्यान से देखो। ये तो है सब्जेक्ट, है ना। अब कोई भी शादी हो तो सबसे शादी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? हाँ, बोल रहा है जो है आपको दुल्लू, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? तो इस बारात का मेन कौन है? दूल्हा। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, तो इसको मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? सब्जेक्ट, क्लियर है। फिर इसके बाद में दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब जो कहां है इसकी सिचुएशन देखो एक बार ध्यान से। सब्जेक्ट करने से बैठे ना, तो देवताओं को मेरी इज्जत बारात दा, है ना। तो बीन करने को बैठ गया,
हाँ बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ये मतलब वो नजदीकी है, सब नजदीकी ही है, ठीक है ना। खूबपन तो बिठा मत लियो, ठीक है ना, एक खूबपन छोड़ के कोई नहीं बिठा लियो से नहीं रोड़ी है, तो ये कोई नजदीकी है इसका। फिर इसके पास मैन वर्ब है, ये मतलब कोई परिवार का सदस्य होगा, और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये परिवार के सारे सदस्य हैं, क्लियर है। अब देखो आगे कौन बच गया है, अदर वर्ड है, बनाती है, कौन है बनाती। अब काम है गाड़ो जीवड़ो और प्राणो, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम है। अब इसी एग्जांपल के आधार पे इसको समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, आपने कहा कि जो दूल्हा कौन है, ठीक है, तो इसका मतलब है सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट कौन होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। और कोई भी नहीं था तो ब्याह हो कौन है, कंफर्म है। हाँ, लेकिन मान लो भी नहीं था तो रोली ब्याह को नहीं होना है। तो यही इंग्लिश का नियम है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकती, बिना इसके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मेन कारण ये है कि इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट के क्या नहीं बना सकते आप, सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जैसे बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस क्रिएट ही नहीं होता, एक बात। दूसरी बात है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो बाकी एलिमेंट को प्रभावित कर सकता है, बाकी एलिमेंट को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो किसको प्रभावित नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं कर सकते। बील बड़ा रहा है सकड़ा है वो लाड साहब रखे से पहले जूती उड़ता हो, है ना। विद्या कहती तो कोई फोड़ सके ना, घर का फोड़ ही की कोड़े धारत है, ओड़े पिछला में कुछ हो बने ओड़े, चलो कोई बात हो जाता तो कैसे निकली। तो एक मतलब है कि 20 दिन तो कम लाड साहब राशि, है ना। तो ये बाकी को प्रभावित कर सकता है, बाकी एलिमेंट इसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द सेंटेंस कौन होता है, सब्जेक्ट, क्लियर है। पूछा जा सकता है कि मेन पार्ट कौन सी होती है इनमें से, मेन पार्ट सब्जेक्ट होती है, इतना याद रह जाएगा। अब आपने यहां एक छोटी सी बात कही कि सब्जेक्ट है वो दूसरे एलिमेंट को प्रभावित कर सकता है, सब्जेक्ट दूसरे एलिमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्रभावित करेगा, पहली बात है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये आपके दिमाग में चाहिए कि प्रभावित कर रहा है किसको करेगा, यही तो आएगा ना कि प्रभावित करेगा किसको। तो जैसे मान लो कोई हाथ सोची सूदी सी है ना, तो इसके ये इधर वाली है, ये प्रभावित करे, सामने मान लो प्रभावित करने बदमाशी करो, है ना, अपना काम है समझना। तो ये यदि शरारत करे, बदमाशी करे तो किसको करे, पीछे जाके तो कर सके ना, तो किन करेंगे, मतलब जो इसके पड़ोस में है, जो नेबरिंग में है उसी के साथ करेगा, है ना। आई तो काल देखो बोलते पड़ोस आ रही दुश्मनी की सागर है, पड़ोस में जी को घर है ना, खेत है, सही है, पड़ोस में जो देश है, सगला कहानी पड़ोसी के लिए हो रही है, चाहे देश हो, राज्य हो, घर हो, खेत हो, सगा से पड़ोसी, है ना। तो ये भी प्रभावित किसको करेगा, पड़ोस में जो रहेगा, इसी बात याद रह जाएगी। तो अब देखो ध्यान से कि सब्जेक्ट के पड़ोस में कौन है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी हल्की सी बात है कि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मान लो ये यहां से ग्रामेटिकल किसी रूल के कारण चली जाए, तब इसके पास में कौन आ जाता है, तो मैन वर्ब आ जाएगी। तो जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां तो हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करेगा, और जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां ये किसको प्रभावित करेगा, मैन वर्ब। सिंपल सी बात, यानी परेशान किसको करना, पड़ोसी को, याद रह जाएगा ना।
1% का उत्तर होगा कि किसको प्रभावित करता है। तो जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करेगा, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां किसको प्रभावित करेगा, मैन वर्ब को प्रभावित करेगा। अब है कि प्रभावित करता कैसे है, किसको करेगा ये तो पता चल गया, प्रभावित करता कैसे है। तो ये प्रभावित सिंपल सा तरीका है, थप्पड़ तुम्हारे को नहीं, थप्पड़ तुम्हारे को नहीं, पड़ोसी को दो पड़ो है ना, भाई करेक्ट नहीं हो। ओके कह रहा है यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बना देगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, ठीक है, तो ये इसको भी क्या बना देगा, प्लूरल बना देगा। सिंपल सा तरीका है प्रभावित करने, यानी जैसा खुद है वैसा ही उसको बना देगा, ठीक है ना, क्लियर है, यानी आप अपने रंग में उसको रंग लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल बना देगा, ठीक है ना। अब कोई जो मान लो शाम को कोई मूड पानी ले तो फिकर में बैठा हो तुम क्या करोगे, दूध थोड़ी पियाओ, कौन पियाओगे, तो जो खुद विषय बढ़ाओ, सिंपल सी बात है, सिंगुलर है तो सिंगुलर बना देगा और प्लूरल है तो प्लूरल बना देगा, क्लियर है। वही काम यदि मैन वर्ब आएगी तो मैन वर्ब के साथ कर देगा, उसको चेंज कर देगा, सिंगुलर या प्लूरल। इतनी बात याद रह जाएगी, ये आपके सब्जेक्ट का प्रभावित करना और किसको प्रभावित करने की दोनों चीजें आपको अच्छे से नोट हो जाएंगी। अब इसके बाद है कि जो सब्जेक्ट है ये रियल में होता क्या है। सब्जेक्ट आपने सीखा कि ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है ना, तो ये सब्जेक्ट रियल में होता क्या है, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहना है, करता, ठीक है मैं करता, लेकिन इंग्लिश के सॉल्यूशन में या इंग्लिश के कंपटीशन में हिंदी कठिन सहायता बन रहा है, करेंगे कठिन सहायता बन रहा है। आपरा क्या है बचपन में जोरामती सिखाई थी, ता है, टी है, रा है, रही है, है, चुका है, चुकी सिखाई थी ना मैंने, सब की रटेडी है, 99% की रटेडी है, रहा है, रही। अगर पेपर कंपटीशन को कोई पेपर बोला तो मिलता है कि ये नहीं मिलेगी, करेक्ट कहीं नहीं मिलेगी। तो हिंदी इंग्लिश के सॉल्यूशन में सहायता कैसे करेगी, तो इसको समझिए, तो इंग्लिश के तरीके से ही समझिए। तो बात यह है कि सब्जेक्ट है किसको बनाया जा सकता है, हम सब्जेक्ट कहें किसको, क्लियर है ना। तो सब्जेक्ट है वो किसको आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को चूज करने के, बनाने के 3 तरीके हैं। आप ये कहते हो कि 3 क्वालिटीज, 3 गुण हो तो हम उसको क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लो थे गांव को मुखिया चुन रहे हो, सरपंच चुन रहे हो, कोई मुखिया है, सरपंच है ना, सरपंच ही तो होता है गांव का, हेड ऑफ द विलेज कौन होता है, सरपंच। तो मान लो कि सेंटेंस का सरपंच है, तो उसको चुनने के लिए 3 उसमें क्वालिटीज बताई गई, उन 3 में से कोई सी क्वालिटी है तो उसको सरपंच बना दो। तो कैसे बनाया जा सकता है, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डूअर। क्या है, डूअर, सिंपल सी बात है, डू यानी करना, डूअर यानी करने वाला, ठीक है। यदि सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, तो उस काम को करने वाला उस सेंटेंस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस में कोई भी क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को करने वाला ही उसका क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए। ये इसकी पहली क्वालिटी हो गई। शर्त क्या है, वर्ब होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। दूसरा है कि मान लो सेंटेंस में वर्ब नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है ना, कोई हर को चालो सेंटेंस हो है, काम नहीं करे, तो काम नहीं कर रहा, तब करता है किसको बनाए, बनावा कौन बनाता है बताओ, हाँ बनाना तो पड़ेगा ना। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि बिना सब्जेक्ट के इंग्लिश का सेंटेंस क्रिएट नहीं होता, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट तो लाना ही पड़ेगा। तो जहां पर वर्ब नहीं हो रही तो उसमें आप मेन एलिमेंट है
क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। यानी जहां कोई क्रिया नहीं हो रही, जहां कोई वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं हो रही, तो उस सेंटेंस में किसको बना दिया जाए, उसके मेन एलिमेंट क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ऐसे वाक्यों को कहते हैं डिसवर्बल। क्या कहते हैं, डिसवर्बल। जहां काम नहीं हो रहा वो डिसवर्बल है, डिसवर्बल में मेन एलिमेंट को बना दो। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि डिसवर्बल ये कार्य किया है ना। तो बेटा सीधी सी बात है कि सेंटेंस में कोई क्रिया हो रही है तो वो तो क्या है, वर्बल है। राम गांव जा रहा है, वो काम हो रहे में जाने का काम हो रहा है। राम पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है ना। तो इस प्रकार से इसमें कोई ना कोई क्रिया होती है। यदि कोई क्रिया नहीं होती तो उसको डिसवर्बल कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डिसवर्बल। तो उसमें उसके मेन एलिमेंट को क्या बना दिया जाए, उसको आप बना दो सब्जेक्ट। अब मेन एलिमेंट का चक्कर पड़ गया कि मेन एलिमेंट किसको कहें, तो मेन एलिमेंट का सीधा सा ध्यान रखना है कि जिसके बारे में वाक्य सूचना देता है, जिसके बारे में वाक्य सूचना देता है या जिसके बारे में बताता है, वही उस वाक्य का क्या है, मेन एलिमेंट है। और उसको क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। जैसे कहा जाए कि मुकेश एक इंजीनियर है, मुकेश एक इंजीनियर है, इसका मतलब किसके बारे में बता रहा है, मुकेश जी के बारे में बता रहा है। तो मुकेश जी को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ले बेटा तू सरपंच। क्लियर है, मुकेश बन गया सरपंच। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये तो हो गया काम हो रहा है, तब तो डूअर बन जाएगा। काम नहीं हो रहा तब कौन बन जाएगा, मेन एलिमेंट। तीसरी जो शर्त होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि करता हो ही नहीं, आपके पास सब्जेक्ट है ही नहीं, यानी सब्जेक्ट गायब। ठीक है, कब होता है, कैसे होता है कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई मेरी किताब में 10 पार्ट है, किताब में 10 लेसन है, या कहा जाए कि रीट वाले कहें कि हमारे सिलेबस में 20 टॉपिक है, हमारे सिलेबस में 20 टॉपिक है। अब करता कौन है, सेंटेंस में करता है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए, प्रॉब्लम हो गई ना। इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बना ही नहीं, है ना। अब तुम्हारे नाक का सवाल हो गया, तुमको तो बनाना पड़ेगा, सब सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना, छोड़ के थोड़ी आ जाओ। तो उसका सीधा सा तरीका है, एक उदाहरण याद रखो सिंपल सा, कि मान लो हाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, और खेलते समय किसी को चोट लगी, तो कितने खिलाड़ी खेलेंगे फिर, कम कर दो या एक। हाँ, क्रिकेट बहुत अच्छा नॉलेज है। जिस समय चोट लगेगी, चोट लगते ही वो प्लेयर बाहर चला जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दूसरा प्लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात कि उस प्लेयर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ गुड शाबाश, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो नाम याद रखना है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, प्लेयर को अपना क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट नहीं खेलना पड़े, प्लेयर को लिखा है बस। अब वहां तो क्या मिलता है, एक प्लेयर कम हो गया मैंने, तो प्लेयर की जगह खाली हो गई। ग्राउंड पे 11 हार, एक साल को टूटी, तो मैं कितना हो गया, 10 हो गया, एक की जगह खाली हो गई। उसके स्थान पर दूसरा आया, तो उसको क्या कह रहे थे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब अपने पास किस चीज की जगह खाली है, अपने पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो अपना ना उधार होके जाए सब्जेक्ट, तो उसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट। सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है, याद नहीं करना है, ध्यान रखा कि उधार सब्जेक्ट, उधार मेरे आपको। ठीक है ना। अब है कि हाँ, क्रिकेट का जिसको नॉलेज है उसको पता है कि सब्स्टिट्यूट जो भी प्लेयर आता है खेलने के लिए, वो न तो बॉलिंग कर सकता है और न ही बैटिंग कर सकता है। यानी बैटिंग और बॉलिंग मेन काम होते हैं क्रिकेट के, वो दोनों ही नहीं कर सकता।
समझ आ गई है? तो इसका मतलब वो किस लिए आता है? हाँ, वो केवल फील्डिंग रन आवर, समझ आ गई है? वो केवल उस 11वें प्लेयर के स्थान की पूर्ति के लिए आता है जिसको चोट लग गई, ठीक है ना? ये बात आपको क्यों बताई जा रही है? थारकन क्या है? सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट क्या है? तो जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट प्लेयर है वो बॉलिंग बैटिंग नहीं कर सकता, उसी तरीके से ये आपका सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है वो भी वाक्य में केवल स्थान की पूर्ति के लिए आएगा, न तो इसका कोई अर्थ लगेगा, न ही ये किसी को प्रभावित कर सकता है। समझ आ गई है? वो उदाहरण को बटाओ है आगे और चलिए चौधर कौन करा होगा? तो बटाओ आगे आपने करा चौधर थोड़ी करा है, वो केवल जगह पूर्ति करने के लिए है, इसका न तो अर्थ लगेगा न ही इसका कोई प्रभाव रहेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसको प्रभावित कर देता है? हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित कर देता है, लेकिन जब सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तब वो हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित नहीं कर सकता। क्लियर है? इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट के रूप में किसको प्रयोग किया जा सकता है? तो दो आपके पास उधार के सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट हैं, उसको ग्रामर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिए हैं। दो कौन कौन से? देयर और इट। इन दोनों का आप सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि न तो ये अर्थ में काम आएंगे न ही इनका कोई अन्य चीजों पर प्रभाव रहेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इट का प्रयोग है वो एक तो टाइम से संबंधित और एक होता है वेदर से संबंधित। किससे संबंधित है? टाइम और वेदर से संबंधित। भैया अब जब टाइम बताते हो कि कितने बज गए हैं, हाँ मान लो कि 11 बज गए 12 बज गए है ना, तो आप क्या कहेंगे? इट इज 12 o'clock, इट इज 12 o'clock। और कहेंगे कि भी बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में क्या कहते हो? इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। तो किसका प्रयोग किया? दोनों में इट का प्रयोग, ठीक है? तो टाइम और वेदर दो चीजें याद रख लो नॉर्मली कि इन दोनों के लिए इट का प्रयोग होता है। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी के लिए क्या आएगा? देयर। क्या आएगा? देयर। जैसे ये भी सिलेबस में 10 टॉपिक है, तो देयर आर 10 टॉपिक्स इन माय सिलेबस या इन माय रीड सिलेबस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये तो होगा किस कौन सी चीज के लिए किस सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूट के बारे में है कि ये जो उदाहरण आप सब्जेक्ट लाते हो ये आपके सेंटेंस को किस तरीके से प्रभावित करता है, या हम कहें कि ये सब्स्टिट्यूट है वो सेंटेंस में क्या प्रभाव डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। देखिए इट है, इट के लिए जो एचवी ली जाएगी, एचवी समझते हो हेल्पिंग वर्ब, तो वो हमेशा ही क्या ली जाएगी? सिंगुलर ली जाएगी। क्या ली जाएगी? सिंगुलर ली जाएगी। इसमें कोई फंडा नहीं है, ठीक है? बस इंपॉर्टेंट सी बात ये याद रखो कि ये जो आपने सिंगुलर की एचवी ली है ये इट से फॉलो होगी। ध्यान रखना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी, लेकिन वो किससे प्रभावित नहीं है? इस इट के कारण नहीं है ये, ठीक है ना? इट के कारण या सिंगुलर नहीं आई है, ये आई है यहाँ पर जो वेदर या टाइम का आप प्रयोग करते हो। इट किसके लिए आता है? वेदर या टाइम के लिए? वेदर या टाइम के लिए। तो इस कारण से यहाँ पर सिंगुलर आता है, न कि इट के कारण से सिंगुलर आता है। क्लियर है ना? याद रह जाएगा। इसके बाद है आप कहते हैं कि देयर है ना? देयर आ जाए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि बचपन में आपने याद किया बहुत सी कहानियां रटी है ना, कहानियां। तो आपको दो चीजें बताता हूं कि देयर आर टू फ्रेंड्स इन द रूम। देयर आर टू फ्रेंड्स इन द रूम। कक्षा में दो मित्र हैं, कक्षा में दो मित्र हैं। अब कहा जाए there is a teacher in the
क्लासरूम। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जो क्लास है, क्लास में एक पंखा है, 10 टेबल है, पढ़ते आ रहे हो ना, पढ़ते आ रहे है ना। अब आपने कभी भी ये चीज, मैं नहीं कहता कि नोट नहीं किया, या मैं नहीं कह रहा कि आपने इस चीज को सीखा नहीं, लेकिन अधिकतर यही प्रॉब्लम रहती है कि हमने इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जब देर है, यहाँ भी देर है ना, तो यहाँ आर आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है, इज आ रही है, यानी ये सिंगुलर ले रही है और ये क्या ले रही है, प्लूरल ले रही है। इसका रीजन हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, या जिसने जानने की कोशिश की वो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो अच्छा, सारे इंटेलिजेंट हो, गुड। तो ये इसका रीजन क्या रहा, तो बता सकते हैं इसका रीजन क्या रहा। इंटेलिजेंट हो ना, अरे मत मान ही रहा हूँ इंटेलिजेंट। तो आप ये बताओगी, जो एक देर है वो आर ले रही है, एक देर है वो क्या ले रही है, इज ले रही है। कोई भी तो देर है वो एक सिंगुलर ले रहा है, एक प्लूरल ले रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाक्य को चेक करो आप ध्यान से, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर इसी में, बाहर तो है नहीं कुछ नहीं। देखो इंटेलिजेंट सारे होते हैं, इंटेलिजेंट सभी होते हैं। भगवान ने सबको 300, 350, 300, 350, किसी ने किसी, भगवान ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, उसने बराबर दिया है सबको, 300, 350, 350, 300, 350, 350 ना, सबको दिया ना। इतनी जगह देखो, मिला के देख लो, खाली नहीं है किसी का, भरा हुआ सब है ना। ऐसे बजा के देखो, घड़े को बजा के देखते हैं, है ना, इसमें भरा हुआ लग रहा है ना। तो भगवान ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, भगवान ने आपको सभी को बराबर दिया है। जो प्रॉब्लम है वो आप में खुद में, आप सारे इंटेलिजेंट हो, सबके पास सेम माइंड है, सभी के पास उतना ही दिमाग है जितना इसके पास। हाँ, आईक्यू लेवल पॉइंट इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप में खुद में। आप इंटेलिजेंट हो, खुद मानते हो, मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन दुनिया नहीं मानती। साबित करना दुनिया को, जो दुनिया है उसको साबित करो कि हम इंटेलिजेंट हैं, और वो साबित होगा जब आप फाइनल सिलेक्शन दोगे तब। तो वहां तक साबित करके फिर बनाओ कि इंटेलिजेंट है, तब रियल में पता चलेगी हाँ इंटेलिजेंट। तो देखिए, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, ये जानबूझ के लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब ये प्लूरल है, क्लियर है। और यहाँ पर ए टीचर है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर HVI, और यहाँ पर प्लूरल है इसलिए प्लूरल की HVI, ठीक है, याद रह जाएगी। अब आपको एक हल्का सा छोटा सा नियम याद रखना है कि जहां पर सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है यूज होता है, जहां पर सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट यूज होता है, वहां उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है वो रियल सब्जेक्ट होता है। याद रह जाएगी बात है। दोबारा सुनो एक बार, यहां आपने देर का प्रयोग किया, यहां आपने इट का प्रयोग किया, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है। उधार का लेना है, उधार ले आना है। अब उधार का लेना बटा उतर कर सकेंगे, कौन कर सकते हैं, तो ये उतर नहीं कर सकते, ये प्रभावित नहीं कर सकते। समझ मारी ना बात। अब खाने के ध्यान रखना, इतनी सिंपल सी बात याद रखें, जहां सेंटेंस में सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसका रियल सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये रियल सब्जेक्ट है। जहां पर सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है वहां उस वाक्य का ऑब्जेक्ट ही रियल सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ही रियल सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करने का काम ऑब्जेक्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करने का काम कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हल्की सी बात थी, लेकिन बस ध्यान दें कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। पहली बात तो यह कि इंग्लिश के पास ही नहीं जाना चाहते, समझना तो बहुत बुरी बात है ना, तो ये दिक्कत रही है। तो अब आप कोशिश करो कि इंग्लिश के नजदीक जाओ, समझ में आएगी आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है, ये सब्जेक्ट का सारा फंडा है। आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, पहली चीज। सेकंड, आपने देखा कि सब्जेक्ट बनाया किसको जाए, तो आपने 3 पॉइंट बताए कि हम तो सरपंच उसको बनाएंगे
या तो डूअर हो, कौन हो, डूअर हो, या मेन एलिमेंट हो, और या सब्स्टिट्यूट। ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों से सब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, किसी भी एलिमेंट को सब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक यदि कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट कमेंट करें या फिर सीधा व्हाट्सएप से जुड़कर कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे पूछ सकते हैं, 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।